हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AKHD नोड में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों BA 4th सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, यानी भूगोल में जितने भी प्रश्न हम आप लोगों के बीच में लेके आते हैं वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और पेपर के दृष्टिकोण से सबसे लाजवाब क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही आप लोगों के लिए इच्छुक प्रश्न है और हर तरीके से आपके लिए लाभदायक है। तो दोस्तों आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अब जो वीडियो का प्रश्न है दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न होगा, इसमें आपको कैसे क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम बताएंगे। और जो चर्चा का विषय है दोस्तों आज का, वो है आपका आर्थिक भूगोल का आधारभूत। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आपको पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे और ऐसे ही आपको तैयारी भी करने होंगे। दोस्तों चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप लोगों का जो प्यार है और जो आप लोगों का आत्मविश्वास है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको हमेशा आप लोगों के बीच में आता रहता हूं। तो दोस्तों जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और पेपर नज़दीक आने वाले हैं, तो तैयारी हाल ही में आप लोगों को तैयारी करना है और अच्छे से आप लोगों को भी आगे की ओर अग्रसर होना है। तो दोस्तों क्या है प्रश्न में, हम पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल की आधारभूत संकल्पनाओं की विवेचना कीजिए। सबसे बड़ी बात है दोस्तों इसमें कि आर्थिक भूगोल की आधारभूत संकल्पनाएं क्या संकल्पनाएं हैं, यानी आर्थिक भूगोल में जो इसका जो आधार है, जो आर्थिक भूगोल का आधार है उसकी संकल्पनाएं हमारे लिए क्या थी, इसी को हमें यहाँ पे पढ़ना है। अब यहाँ पे बताया कि किसी क्षेत्र यानी कोई भी क्षेत्र हो या आपका क्षेत्र हो, प्रदेश में वातावरण की शक्तियों और वातावरण के संसाधनों तथा उस क्षेत्र के निवासी मानव वर्ग के पारस्परिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो आर्थिक क्रियाओं के प्रतिरूपों का विकास होता हो, फलस्वरूप के आर्थिक क्रियाओं के प्रतिरूपों का मतलब हुआ दोस्तों कि उसी के अनेक रूपों का विकास हो, उनका अध्ययन करना आर्थिक भूगोल का उद्देश्य यानी आर्थिक भूगोल कहलाता है। तो ये होता है हमारा आर्थिक भूगोल। आप लोग को आर्थिक भूगोल के बारे में समझ में आया होगा। आर्थिक भूगोल के बारे में यानी कि जो वातावरण की शक्तियाँ हैं और वातावरण के संसाधन का मतलब होता है दोस्तों जो आपके लिए उपयुक्त साधन बने, खाने से लेके जाने आने तक के, और उस क्षेत्र के निवासी यानी कि जो मानव वर्ग होते हैं उनकी जो पारस्परिक क्रिया है, पारस्परिक क्रिया कि आपस में मेल जोल की जो क्रियाएं हैं उसी के फलस्वरूप जो है वो आर्थिक क्रियाओं के प्रतिरूप को मतलब उसी समान रूप से विकास में हो, तो उसी को हम कहते हैं आर्थिक भूगोल। अब आर्थिक भूगोल के अध्ययन, वर्णन, विश्लेषण और प्रयोग की मुख्यतः निम्नलिखित 11 मूलभूत संकल्पनाएं होती हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है, जो इस तरीके से अभी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। यानी कि जो इसके अध्ययन है, वर्णन है, विश्लेषण है, यानी आर्थिक भूगोल के आधारभूत का। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे दोस्तों आप लोग, फर्स्ट, मानव की आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रीय या स्थानिक वितरण, यानी जो मानव की आर्थिक क्रिया है उसका जो क्षेत्र है, उसका जो स्थानिक वितरण है वो क्या है, उसी के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है, उसी के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे होगा आपका आएगा कि आर्थिक भूगोल की सबसे मुख्य संकल्पना यही है कि आर्थिक भूगोल का अध्ययन पृथ्वी तल पर संसाधनों के उपयोग तथा धन के उत्पादन, विनियमन, धन का उत्पादन का मतलब है कि धन कैसे कमाते हैं आप। उत्पादन का मतलब थोड़ी ना कि आप धन बनाएंगे, उत्पादन कि आप धन को कैसे आप कमा सकते हैं, कैसे आप उसको अर्जित कर सकते हैं। तो यही है पृथ्वी तल पर रहने के लिए संसाधन जो है वो आपका धन का उत्पादन हो गया। विनिमय का मतलब होता है कि आप उसको निवेश कैसे करते हैं, खर्च कैसे करते हैं, फिर आप आयात निर्यात कैसे करते हैं, तो ये विनिमय है। और उपभोग का मतलब होता है दोस्तों जो आप बिजनेस करते हैं, यानी एक उपभोग से दूसरे उपभोग में संबंधी मानवीय आर्थिक क्रियाओं के वितरण का अध्ययन है। और धन संबंधी इन क्रियाओं को ही आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं की जो क्षेत्रीय विभिन्नताओं का और उनके स्थानिक वितरणों का और उन वितरणों को प्रभावित करने वाले कारकों और प्रक्रमों का अध्ययन आर्थिक भूगोल कहलाता है। यानी
आर्थिक भूगोल से हम इंगित कर सकते हैं, या इंगित का मतलब होता है उसे हम संकेत कर सकते हैं। अब आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है दोस्तों आपका आर्थिक क्रियाओं की अवस्थिति। अवस्थिति नहीं, जो आर्थिक क्रिया है उसकी अवस्थिति। प्रत्येक आर्थिक क्रिया किसी न किसी स्थान या क्षेत्र में होती है, और उदाहरण के तौर पे मान लो कृषि हो गया आपका, पशुपालन, वन उद्योग, खनन, यंत्र निर्माण आदि। किस कार्य, जो आदि के कार्य हैं, किसी क्षेत्र पर होते हैं, और कोई उत्पादन क्रिया कितने क्षेत्रफल में होती है, इस बात से उस आर्थिक क्रिया का क्षेत्रीय विस्तार मालूम होता है। मतलब वहाँ की जो आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया का मतलब होता है कि वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, वन उद्योग हो गया, खनन हो गया, यंत्र निर्माण हो गया, ये सारी चीज़ें उसके जो आर्थिक क्षेत्र होते हैं उसी के क्षेत्रफल पर निर्धारित होता है कि ये जो क्षेत्र है वो कितना आर्थिक रूप से अग्रसर है। अब जैसे जो माल विस्तार, जैसे मान लो जैसे चावल का उत्पादन मुख्यतः मानसूनी जलवायु प्रदेशों में होता है। जैसे चावल का जो उत्पादन होगा वो आपको मानसूनी जलवायु, जैसे जब बरसात का मौसम आता है। गेहूँ आपका होता है, जैसे मान लो जब बरसात बीतता है फिर थोड़ा ठंड का मौसम आता है तो आप गेहूँ की बुआई करते हैं। इसी तरीके से प्राकृतिक रबर उत्पादन विषुवतीय रेखाएं प्रदेशों में होता है। भारत में लौह इस्पात का उत्पादन मुख्यतः बिहार, जो लौह इस्पात है यानी कि लौह इस्पात यानी कि लोहे का निर्माण, वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे पहले बिहार आता है। उड़ीसा हो गया आपका, पूर्वी मध्य प्रदेश में। ब्रिटेन में आपकी सूती वस्त्र निर्माण हो जाते हैं। लंकासायर प्रदेश में होता है, यानी कि जो ब्रिटेन की जो सूती वस्त्र है निर्माण हुआ है वो लंकासायर प्रदेश में होता है। सोवियत संघ में यंत्र निर्माण मुख्यतः जैसे यूक्रेन हो गया, मॉस्को टूला क्षेत्र, यूराल प्रदेश आदि में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका मोटर कारों और ट्रैक्टरों का अधिकतम निर्माण होता है। मिशिगन, ह्यून आदि झीलों के तटीय क्षेत्रों में होता है। तो ये है आर्थिक क्रियाओं की अवस्थिति, यानी उसकी क्या अवस्थिति का मतलब होता है उसके स्थिति को जानना। थर्ड नंबर है आर्थिक क्रियाओं की विशेषताओं का अध्ययन। अब आपका आता है थर्ड नंबर आर्थिक क्रियाओं की विशेषताओं का अध्ययन। इसमें आता है दोस्तों कि आर्थिक भूगोल में आर्थिक क्रियाओं की विशेषताओं का भी अध्ययन होता है। उदाहरण के तौर पे मान लो आप कि गेहूं का उत्पादन, गेहूं के उत्पादन के क्षेत्रों में गेहूं उत्पादन की विशेषताओं का अध्ययन होता है। जैसे आपका पूर्वोत्तर सोवियत संघ के यूक्रेन क्षेत्र में गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रेरी क्षेत्र है उसमें गेहूं की रीतियों का, फार्मों के आकार का, गेहूं बोने काटने आदि के यंत्रों, गेहूं इकट्ठा करने के गोदामों का, परिवहन के साधन, रेलगाड़ियों का, गेहूं की विभिन्न प्रकार की किस्मों का, गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज का, बोने और काटने के मौसमों का, उत्पादन क्षेत्र में खाने के लिए प्रयोग की जाने वाली मात्रा तथा विदेशों को निर्यात की जाने वाली मात्रा आदि का भी प्रचार किया जाता है। और इन विभिन्न विशेषताओं के रेखा चित्र या चार्ट्स भी बनाए जाते हैं। आर्थिक क्रियाओं के कारकों और कर्मों के ब्यौरों का ज्ञान प्राप्त करना ही उनकी विशेषताओं का अध्ययन है। तो ये होता है आपका आर्थिक क्रियाओं की विशेषताओं का अध्ययन। तो ये था आपका थर्ड नंबर। अब आता है आपका फोर्थ नंबर, जो इसकी संकल्पनाएं हैं, यानी आर्थिक भूगोल की जो संकल्पनाएं क्या हैं उसके बारे में। फोर्थ नंबर में आपका आता है कि आर्थिक क्रियाओं का अन्य परिघटनाओं से संबंध, यानी कि परिघटनाओं का मतलब होता है कि क्या क्या घटनाएं होंगी, कैसे इस पर आपदा, उसके बाद में फिर इसमें कैसे घटनाएं घट सकती हैं। तो ये है आर्थिक क्रियाओं के अन्य परिघटनाओं। 5 नंबर आता है आपका आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण, जो आर्थिक क्रिया है उसका वर्गीकरण। 4th नंबर है कि आर्थिक क्रियाओं का सांस्कृतिक पक्ष, जैसे विकसित, अर्धविकसित एवं विकासशील प्रदेश। उसके बाद फिर आता है 7th नंबर दोस्तों। 7th नंबर क्या है? इसमें आर्थिक भूदृश्य व दृश्य भूमि की संकल्पना, यानी आर्थिक भूदृश्य।
एवं दृश्य भूमि की संकल्पना। भूदृश्य यानी कि जो अपनी खेती होती है उसको देखने की संकल्पनाएँ कैसी हैं और देखने के नज़रिया कैसे हैं, तो ये आपका आता है। फिर आता है 8th नंबर, आर्थिक भूदृश्यों द्वारा आर्थिक उन्नति के स्तर का प्रदर्शन, यानी कि प्रदर्शन आपको जो आर्थिक भूदृश्य है उसका प्रदर्शन आप किस तरीके से उन्नति की ओर कर सकते हैं। 9th नंबर है स्थानिक संगठन। स्थानीय संगठन का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक स्थान से दूसरे स्थान के जो व्यक्ति होते हैं उसमें क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर आता है आपका 10th नंबर, प्रादेशिक आर्थिक विकास का अध्ययन। फिर आता है आपका 11th नंबर, आर्थिक विकास का नियोजन। तो ये थे सारे आपके आर्थिक विकास के आधारभूत संकल्पनाएं। तो ये थी संकल्पनाएं जो आप लोग को हमने यहाँ पे बताया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एक दूसरे को वीडियो भी शेयर करते रहे, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ख़ासकर तो BA 4th सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए है, जिनका अभी हाल ही में जो 4th सेमेस्टर में आए हैं उनके लिए ये जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हाल ही में कुछ नए प्रश्नों का मैं अलग से आपको तैयारी कराने का प्रयास कराऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अंततः आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। और इसी के साथ अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।